मीट एवरीवन। थैंक यू। कैप्टिविटी की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, कंजर्वेशन में भी उसका एक बहुत बड़ा रोल है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द एरिया डेली व्लॉग सीरीज। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे लॉबी में, क्योंकि आज एक छोटा सा मीटिंग टाइम रखा है फॉर ऑल दोज हू वांट टू मीट इन कोटा। कोटा से कुछ लोग बोल रहे थे मिलने के लिए, तो आई थॉट एक टाइम सबको दे दिया जाए और सबसे आराम से बैठ के गपशप की जाए। और ऐसे मीटअप्स मैं कंटिन्यूसली करने वाली हूँ, रेगुलरली करने वाली हूँ ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़ में जहाँ हम जाएंगे। सो मॉर्निंग तो आज लेट हुई, कुछ खास किया नहीं, 12 बज गए। मतलब कुछ खास से मेरा मतलब मैं घूमे फिरे नहीं। एडिटिंग बहुत सारी करी, शॉर्ट्स 2-3 तैयार किए आप लोगों के लिए। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखते हैं कौन कौन आया हुआ है, किसके साथ मिलता है, and then we proceed with the day. And today we have this beautiful group of wildlife enthusiasts who are here to meet me in Kota. And I'm going to introduce you to each one of you, each one of them, because all of them are doing something interesting in their own field. Meet. मैं राकेश कुमार सैन हूँ और नगर निगम के अंदर स्कूबा डाइवर की पोस्ट पर काम करता हूँ। और अभी स्नैक रेस्क्यू का बहुत ज़्यादा क्रेज लोगों में आया है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है। 2013 से हम स्नैक रेस्क्यू कर रहे हैं। तो हमारे जो गुरु जी है विनोद मोबिया जी और उनके साथ विष्णु श्रृंगी जी, उनके द्वारा हम इस मार्गदर्शन पे आए हैं और कई सालों से स्नैक रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं। जीवों को बचाकर रिहायशी इलाकों से वन्य जीवों में छोड़ा जाता है। तो जब 2013 में लगभग हम स्नैक रेस्क्यू का रेशो देखते थे तो 150 से 200 सांपों को हम सिटी से रेस्क्यू कर पाते थे। बाकी सांप निकलते तो थे, लेकिन लोगों द्वारा बिना जानकारी के अभाव में उसे मार दिया जाता था या किसी तरह से वो भाग जाते थे। तो कई सारी विडम्बनाएँ आती थी सांपों को बचाने में। लेकिन अब धीरे धीरे जब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे रेस्क्यूअर बढ़ते रहे, अवेयरनेस बढ़ती रही, लोगों को सामान्य जानकारी, हम लोग जहाँ पकड़ने जाते हैं वहाँ लोगों को इकट्ठा करके हम, तो उस हिसाब से अवेयरनेस के दौरान आज 2020 में लगभग 958 सांपों का एक साल में रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है कि हमने रेस्क्यू करके रिहायशी इलाकों से और उनको वन्य क्षेत्र में छोड़ दिया। किसी का आमना सामना अगर सांप से हो जाए, क्योंकि रेगुलरली कोई सांप को देखेगा उसके लिए तो सांप है, जहरीला हो चाहे नहीं हो, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन वो क्या लें किसी भी जगह पे? वो जो जिसका भी सांप से सामना होता है वो कम से कम पहले अपनी दूरी बनाए रखें, क्योंकि सांप से इंसान की दूरी लगभग 10 फीट या 15 फीट अगर आप गैप रख के चलते हैं तो ये सेफ डिस्टेंस होती है। इसमें सांप आपका हमला नहीं करता है। और इस दूरी को मेंटेन करते हुए आप किसी भी स्नैक रेस्क्यूअर को कॉल कर सकते हो, जो कि अपने कोटा में लगभग 8 से 9 स्नैक रेस्क्यूअर हैं। वो आपको सूचना देने के बाद वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट या आधा घंटा जो भी टाइमिंग रहेगा या नियरेस्ट पॉइंट पे जो भी रेस्क्यूअर अवेलेबल रहेगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर करेगा और वो वहाँ पर पहुँच के उसे रेस्क्यू देगा। थैंक यू सो मच। जब तक आपको उसकी निगरानी रखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। ऑब्वियसली जब आप सांप को देख रहे हैं डर सबको लगता है, मुझे अभी भी हर जानवर से डर लगता है, हर पक्षी से डर लगता है, तो इतना ध्यान देना पड़ेगा। बस उसके साथ जाके उससे इंटरैक्ट मत कीजिए, एक डिस्टेंस बना के रखिए, और अगर वो वेनेमस नहीं है और उस बेचारे ने कुछ नहीं किया तो उसको फालतू में मत मारिए। जी, अपना नाम और थोड़ा सा अपने बारे में। आई एम निखिल राजनामा, स्टूडेंट ऑफ MSc वाइल्ड लाइफ साइंस। काफ़ी टाइम से कोटा में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ किए हैं और मतलब कोटा में बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, तो फोटोग्राफी वगैरह के लिए बहुत अच्छी जगह है कोटा। माई सेल्फ दिनेश अग्रवाल एंड देन पिछले 1.5 साल से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ। जब शुरू से मुझे नेचर के बीच में रहने का काफ़ी शौक रहा है, तो इस वजह से मैंने फिर कैमरा गैजेट लिया, इसके बाद से वाइल्ड लाइफ कर रहा हूँ। काफ़ी सुकून मिलता है इसको करके, कोई किसी तरह की टेंशन हो सब दूर हो जाती है इससे। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप यहाँ पर आए एंड हमसे मिले। अब और देखते हैं कौन कौन है यहाँ पर। हेलो, आई एम अक्षय। वाइल्ड लाइफ में तो मेरे को सिर्फ ऐसा फोटोग्राफी का तो इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, पर वाइल्ड लाइफ में मेरे को नेचर ज़्यादा है इंजॉयबल। मैं मतलब कोटा के आसपास जब भी अपना मानसून सीजन होता है तो मैं उधर जाता हूँ, तो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ भी काफ़ी ज़्यादा दिखती है। और साथ में जो वाटरफॉल्स है वो कोटा के आसपास बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जो कि लोगों को नहीं पता है अभी कि कोटा के आसपास इतने ज़्यादा, मतलब लोग राजस्थान को ऐसा समझते हैं सच में कि सिर्फ डेजर्ट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारे ग्रीनरी है, तो मैं तो इसलिए इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा सा। और मैम को मैंने काफ़ी समय से फॉलो किया हुआ है, तो इनकी फोटोग्राफ और वीडियोज़ में देख देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। थैंक यू। और मैं कल कोटा घूमी और मुझे एक्चुअली असली ब्यूटी पता लगी कोटा की, क्योंकि अभी जब हम राजस्थान का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ड्राई और डेजर्ट के हिसाब से अटैच कर देते हैं हम राजस्थान को, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल, सुपर ग्रीन एंड कोटा आना बनता है यार एक बार। हाउ अबाउट यू? Hello, my name is Kusum.
और मैं भी मतलब वीडियोग्राफी करती हूँ। नेचर मेरे को बहुत पसंद है, बहुत पीसफुल होता है। और कोटा में गरड़िया महादेव बहुत फेवरेट जगह है हमारी। तो मतलब वाइल्ड लाइफ आपसे इंस्पायर हुए हैं हम तो। थैंक यू। क्योंकि मुझे तो कम इंटरेस्ट है, तो मतलब आपकी वीडियोस देख के ऐसा लगता है कि हाँ इन फ्यूचर कर सके तो कर सकते हैं मतलब। बिल्कुल, और करना बनता भी है। हाँ। मेरा नाम कनिष्क कालरा है। मैं हूँ बेसिकली कोटा राजस्थान से। अभी मैं हैदराबाद में अपनी BA इन फिल्म एंड मीडिया परस्यू कर रहा हूँ, फिल्म मेकिंग कोर्स। और पिछले 5 सालों से मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा था, बट आफ्टर 12th मैंने डिसीजन लिया कि मैं फिल्म मेकिंग में जाऊँगा। बट फिल्म मेकिंग से पहले जो मैं फोटोग्राफी करता था वो प्रॉपर वाइल्ड लाइफ करता था। वेरी नाइस। लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स इन कोटा। कैसे हो सब? तो मैं खुद भी ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ एंड ट्रैवल करता हूँ बहुत अलग अलग जगह। और ब्लॉग भी करता हूँ क्या? हाँ, ना काइंड ऑफ मिनी ब्लॉग। ओके, कैमरा के सामने आने से पता लग गया। देन आज आरजू मैम आई थी कोटा में, तो मैं एज अ मीटअप के लिए इनसे मीटिंग के लिए आया था। और एज अ मैं भी यहाँ पे एडवेंचर करता रहता हूँ, जंगल वाली साइड ज़्यादा से ज़्यादा मूव ऑन। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड इंटरेस्टिंगली इन्होंने नहीं बताया, बट ही इज अ वेरी गुड साइकिलिस्ट। और क्या क्या कवर किया साइकिल पे? साइकिल से लद्दाख वाला पार्ट पूरा कवर किया हुआ है, लद्दाख हिमाचल वाला। और आगे के भी काफी इंटरेस्टिंग प्लान्स है। आगे के भी प्लान है, नेपाल जाने का प्लान है साइकिल से। जैसा भी होता है आप। सो मैं अकेली ऐसी हरकतें नहीं करती हूँ, और भी लोग हैं यहाँ पे। मैं RSC पुलिस में हूँ और जितने भी एनिमल्स जो घायल हो जाते हैं उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाता हूँ। वाओ। जितने भी कोटा में चाहे पक्षी हो, डॉग हो, गाय हो, जितने भी होते हैं ना, और मेरे को जंगल का काफ़ी शौक है। मैं वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो दिस इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स इन कोटा। और जैसे जैसे मुझे नए नए लोग मिलते रहेंगे, मैं आपको भी मिलवाती रहूँगी। मीट एवरीवन। थैंक यू। 3 cheers for Arju Khurrana man. Thank you so Hip much. hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Thank you so much. हाँ, ये तो विजिटर्स के लिए साइड तो है ना, जू है एक तरह से। अच्छा, तो यहाँ पर आ सकते हैं घूमने? हाँ, हाँ। कोई भी मतलब बर्ड्स वगैरह देखने हैं कुछ? So we are in अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क एंड ये यहाँ पर जो भी आप ग्रीनरी आपने देखी वीडियो में और सारा कुछ ग्रासलैंड्स देखे, 25 तरीके की ग्रास है यहाँ पे, बर्ड्स हैं, बहुत फ्लोरा एंड फौना में भी रिच हुआ है। ये पिछले 3 साल में ही हुआ है। इससे पहले यहाँ पे सारा रॉकी टेरेन था, कुछ भी नहीं था। और कूडोज टू द पीपल हु हैव बीन फ्रंट वॉरियर्स फॉर दिस पार्क। बट अभी ये लश ग्रीन है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स इंक्लोजर में भी हैं, जंगल कैट्स और बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज जो है वो ग्रासलैंड में भी मिल जाती हैं। एंड ओवर टू यू। मेरा नाम बुद्धराम जाट है। मैं असिस्टेंट फॉरेस्टर एज ए इंचार्ज अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है पदस्थापित हूँ। और पिछले 3 से 4 साल में यहाँ, अगर उससे पहले की बात करें तो पूरा रॉकी एरिया और जूली फ्लोरा के अलावा एनक्रोचमेंट यहाँ खाली दिखाई देता था। लेकिन जब से पार्क प्रस्तावित हुआ और वर्क स्टार्ट किया, उसके बाद पूरे एरिया को क्लोज करके 143 हेक्टेयर एरिया को प्रोटेक्शन वाल से क्लोज किया। उसके बाद इतना अच्छा ग्रास लैंड हो गया है कि आज 100 से ऊपर 126 स्पीसीज़ अपन काउंट कर रहे हैं यहाँ पे बर्ड्स की। उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट फेज़ का वर्क हुआ है बायोलॉजिकल पार्क का। उसके अंतर्गत 18 इंक्लोजर्स बनाए हुए हैं, उसमें 12 में वाइल्ड लाइफ हैं अभी। और इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें भी माइग्रेटरी बर्ड्स अच्छी संख्या में मिलती हैं। और आगे का क्या प्लान है? अब एक फेज़ हो गया है, तो इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे? अब सेकंड फेज़ का जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है गवर्नमेंट से, तो सेकंड फेज़ का जल्द ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और 35 एनक्लोजर यहाँ प्रस्तावित हैं दोनों फेज़ में टोटल। कोई प्रॉब्लम्स आई इसको डेवलप करने में? जी, खास दिक्कतें जो? एक्चुअली जो एरिया था वो एनक्रोच था पूरा। यहाँ पहले काफ़ी कब्जे थे ग्रामीण लोगों के, जिसके अंदर खेती का कार्य भी करते थे। उनको हटाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ है। इसके अलावा पूरे एरिया में पेड़ पौधे बिल्कुल कम थे, रॉकी एरिया था, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ग्रीनरी के लिए पास में डंपिंग यार्ड था, उसको उससे पोल्यूशन से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हमने 25,000 पौधे लगाए हैं। कुछ नेटिव स्पीसीज़ भी थी
और कुछ रूट थे जो भी कभी अभी 3-4 साल में तब्दील हो गए पेड़ों की तरह, और इस प्रकार हमने इसको काफ़ी डेवलप किया। सो पीछे जो आप ग्रासलैंड देख रहे हो उसमें जो ग्रास थी वो यहाँ की नेटिव ग्रास है, बट 25,000 प्लस में भी प्लांट्स जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं टू मेक श्योर दैट इट इज़ लश ग्रीन लाइक इट इज़। और उसके बाद से यहाँ पे बर्डिंग बहुत बढ़ गई है। पहले बहुत रॉकी था, बट अभी यहाँ पे लगभग कितनी स्पीशीज़ देखते हैं बर्ड्स की? 125 से अबव 125 से अबव स्पीशीज़, और काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पे कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी दिख जाती हैं। हाँ, ऐसी कुछ है ही सही, जैसे वल्चर का भी साइटिंग होता है। और कुछ बर्ड की स्पीशीज़ यहाँ पे ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको रेगुलरली देखने के लिए नहीं मिलती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन कम एंड एक्सप्लोर। तो जू में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको मतलब किस हिसाब से कैसे पिक करते हैं कि ये जानवर जू में रखा जाएगा, कैसे डिसाइड होता है? नहीं, जू में वही रखते हैं जो जू में ही पैदा हो, उसके मदर फादर ऑलरेडी जू में हो, कैप्टिविटी वाले एनिमल कैप्टिविटी में ही रखे जाते हैं। ओके। वाइल्ड का अगर ऐसा कोई एनिमल जो इंजर्ड हो गया और वाइल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाए तो उसको अपन सेंट्रल जो अथॉरिटी में अपन परमिशन भेजते हैं उसके लिए, और फिर उसको अपन कैप्टिविटी में रखते हैं। तो जैसे एक जू में अगर एक लेट्स से टाइगर रखे हुए हैं, एक मेल और एक फीमेल, उनके जो कब्ज होंगे वो इंडिया में किसी और जू में जहाँ जरूरत होगी वहाँ भेज देंगे? हाँ, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनिमल एक्सचेंज का प्रोग्राम रहता है, सेंट्रल जो अथॉरिटी की परमिशन से एक जू से दूसरे जू में ट्रांसफर किया जा सकता है। या फिर कोई घायल जानवर हो जो जंगल में नहीं जी सकता है, सर्वाइव नहीं कर पाए, या उसके जैसे कोई कार्निवोरस है, कैनाइन टूट गए और शिकार नहीं कर पा रहा हो, या किसी वजह से वो मेनिटर हो गया हो, तो ऐसे जो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पा रहे उनको अपन कैप्टिविटी में रख सकते हैं। और गर्मी के अंदर और सर्दी के अंदर मैनेजमेंट में कोई चेंज आता है, मतलब कैसे आप लोग? बिल्कुल, जैसे गर्मी में अपने यहाँ पर जो कार्निवोरस है उनके लिए सबके लिए डक्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है नाइट शेल्टर में। ओके। तो क्योंकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, मांसाहारी एनिमल रहते हैं, तो गर्मियों में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डक्टिंग सिस्टम है। और अगर सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में फिर अपन उसके हीटर वगैरह की व्यवस्था करवाते हैं, पर्दे वगैरह की व्यवस्था कराते हैं, खान पान में बढ़ोतरी करवाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे स्लोथ बियर है उसको फिर गर्मी के हिसाब से गुड़ शहद की तादाद भी बढ़ा देते हैं, तो उसके अंदर दलिया वगैरह की मात्रा बढ़ाते हैं, तो सर्दी के हिसाब से कुछ चेंजिंग ज़रूरी होता है। अब हम जा रहे हैं टाइगर इनक्लोजर के पास। आई नो अ लॉट ऑफ यू, आई मीन ऑल ऑफ अस फील वेरी कनेक्टेड टू द एनिमल्स। जो वीडियो देख रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी उनमें से होंगे जो एनिमल लवर्स हैं। और कैप्टिविटी में जानवर किसी को देखने पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर कैप्टिविटी की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, कंजर्वेशन में भी उसका एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत लोगों ने मुझसे पहले पूछा भी है कि जूज़ के बारे में क्या सोचना है मेरा, और मैंने शेयर भी किया है, पर आज आप एक कंसिडरेबल सोर्स से खुद सुनेंगे तो बेटर रहेगा। अपन टाइगर एनक्लोजर के ऊपर अपन यहाँ पे खड़े हैं, और ये जो एनक्लोजर आप देख रहे हैं सब, ये डिस्प्ले एरिया है जिसको विजिटर्स गैलरी अपन मानते हैं। यहाँ से आप ओपन आइज डायरेक्ट आई कांटेक्ट से आप एनिमल को देख सकते हैं। ओके। इनके बीच कोई बैरिकेड नहीं है। अदर जू में आप देखेंगे कि पूरा जाली लगी हुई होती है, या फिर प्रोटेक्शन के लिए कुछ वायरिंग या अपने आयरन के कुछ बार्स लगे रहते हैं, तो थोड़ा अपने को ऐसे असहज महसूस होता है कि अंदर है। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा खुला हुआ दिखेगा, और एनिमल जंप करके इधर विजिटर्स की तरफ नहीं आए, इसके लिए इस डिश बनाई हुई है। इसके अंदर ड्राइव मोड का पैटर्न रखा हुआ है। ये पूरा जो एनक्लोजर का जो डिज़ाइन है वो सेंट्रल जो अथॉरिटी से ही प्लानेट किया हुआ है। और इसका जो एरिया है 4000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, डिस्प्ले एरिया, जिसके अंदर ये प्रतिदिन रन करता है, मूव करता है, क्लाइंब या जो भी इसकी एक्टिविटी है पूरा इसके अंदर मूवमेंट का जो एरिया दिया हुआ है। सामने आप देख रहे हैं नाइट शेल्टर है, उसके अंदर शाम को अपन इसको अंदर ले लेते हैं फीडिंग प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, और उसी के अंदर ये नाइट में रहता है। मॉर्निंग में विजिटर्स को दिखाने के लिए इसको डिस्प्ले एरिया में रिलीज़ कर दिया जाता है। नाइट शेल्टर के पास ही आपको 2 चैम्बर्स दिख रहे हैं, वो कराल पार्ट है। अगर कोई एनिमल इंजर्ड होता है या बच्चों के साथ मदर रहती है या उसको सेपरेट करना हो तो वो एनक्लोजर्स उसके लिए बनाए हुए हैं। सो एक मेजर डिफरेंस जो जू और बायोलॉजिकल पार्क में है वो ये है कि बायोलॉजिकल पार्क में आप एनिमल की बेसिक नीड्स जो होती हैं जैसे कि फूड, शेल्टर एंड वाटर, इसके अलावा उनकी जो बिहेवियरल नीड्स होती हैं, जो उनके इंस्टिंक्ट्स हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं। उनके लिए जो इकोसिस्टम है वो ऐसा बनाया जाता है जो थोड़ा बहुत नेचुरल लगे और ऐसा लगे कि वो अपना जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, जैसे टाइगर के लिए मार्किंग हो गया या स्क्रैचिंग हो गया या सेंट मार्किंग, कुछ ये सब हो गया, वो सब भी ओपनली पोर्ट्रे कर पाए। अभी जो वर्तमान में जो बायोलॉजिकल पार्क है उसकी बेसिक नीड यही है कि एनिमल को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट का पार्ट दिया जाए। अंदर उसके लिए केव्स बनाई गई है। डॉग फैमिली में आप देखते हैं कि पहले जो शेल्टर बनाए हुए थे उसके अंदर उसको बरो या डेन बनाने के लिए
या अपने बच्चे देने के लिए स्पेस नहीं मिलता था, लेकिन अब जो बाहर जो पार्ट बनाया मोमेंट के लिए, उसके अंदर आप डेन भी मिलेगी, जैक वुल्फ में, डॉग फैमिली में देखने को मिलता है चीज़ें। और ज़ू के बायोलॉजिकल पार्क और वाइल्ड में अगर कंपेयर करें तो ऐसा होता है बायोलॉजिकल पार्क में लाइफ लंबी रहती है जानवरों की? बिल्कुल रहती है, क्योंकि यहाँ समय से टीकाकरण, समय से इनको भोजन इत्यादि की आपूर्ति समय से होती है, तो उनका जाहिर सी बात है कि ये लंबी लाइफ के लिए बेटर है। थैंक यू। और क्रोकोडाइल्स के साथ जो इनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वो यहाँ पर कई बार मैंने भी शूट किया है। क्रोकोडाइल को भी ये भगा देते हैं। So here we are all set to go to रामघाट। मैंने सुना है वहाँ की आरती बहुत सुंदर होती है।